दोस्तों, आप लोग का टर्म एंड एग्जामिनेशन शुरू हो रहा है। ऐसे में MHI 01 जो कि है आपका एंशिएंट एंड मेडिवल सोसाइटी, उसके अगले सेगमेंट में चलते हैं। और यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ब्रॉन्ज एज, कि ब्रॉन्ज एज किस तरीके से जो अर्बनाइजेशन है, नगरीकरण है, उसके उभरने का कारण रहा है, और इसमें प्रौद्योगिकी अर्थात टेक्नोलॉजी की क्या भूमिका रही है, क्या रोल रहा है। अगर आप ह्यूमन हिस्ट्री को देखेंगे तो ह्यूमन हिस्ट्री की जो शुरुआती कालखंड है उसमें स्टोन एज, कॉपर एज एंड देन ब्रॉन्ज एज ये आता है। उसके बाद आयरन एज, और अभी जैसे हमारा सेमीकंडक्टर एज जो है वो चल रहा है। इस तरीके से अलग अलग खंडों में मानव इतिहास को बांटा गया है। उस समय जिस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की वजह से अर्बनाइजेशन डेवलप हुआ था उसके अकॉर्डिंग ये डिवीजन यहाँ पर किया गया है। अगर हम देखें तो ब्रॉन्ज एज की बात करें तो ब्रॉन्ज एज का जो कालखंड रखा गया है वो लगभग पूरी दुनिया में एक ही समय का था। चाहे हम बात करें मेसोपोटामिया की, इंडिया की, चीन की, इन सब जगहों पर आप देखेंगे तो ब्रॉन्ज एज की शुरुआत मानी जाती है लगभग 3300 ईसा पूर्व से लेकर 1200 ईसा पूर्व तक, मतलब 300 बीसी से लेकर 300 बीसी से लेकर 1200 बीसी तक ये माना जाता है। ठीक है, अगर आपको एडीबीसी का मतलब नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे ये टाइमलाइन हो गया, ये जीसस क्राइस्ट का बर्थ हो गया, इसके पहले का जो कालखंड इसे बोलते हैं बिफोर क्राइस्ट, और इसके बाद को बोलते हैं एनो डोमिनी। ठीक है, तो क्राइस्ट के जन्म के बाद का जो भी समय उसको एडी मतलब एनो डोमिनी, इन द ईयर ऑफ लॉर्ड कहते हैं। तो यहाँ से एसी, एडी और बीसी का डिवीजन जो है वो किया गया है। तो अब ब्रॉन्ज एज की शुरुआत हुई तो यहाँ पे स्पष्ट है कि ब्रॉन्ज कोई ऐसा मेटल तो है नहीं जो कि एनवायरनमेंट में पाया जाता है। हम उसको बनाते हैं, क्या करते हैं, टिन को कॉपर के साथ मिला देते हैं एंड देन हमको मिलता है ब्रॉन्ज। इसका मतलब ये है कि अगर हम ब्रॉन्ज बना रहे हैं तो हमारे पास मेटलर्जी का कॉन्सेप्ट जो है वो डेवलप हो चुका होगा, तभी हम ब्रॉन्ज बना पा रहे हैं। अगर मेटलर्जी का कॉन्सेप्ट नहीं आया होता तो हम ब्रॉन्ज नहीं बना पाते। तो स्पष्ट है कि जो ब्रॉन्ज एज है वहां पर टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट जो है होना शुरू हो गया होगा। तो मानव समाज ने क्या किया कि तांबे और टिन को जोड़कर कांसे का निर्माण किया। मतलब यहाँ पे टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हमको साफ दिखाई दे रही है। लेकिन जब टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट आपको दिखेगी तो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट लीड सम अदर काइंड ऑफ डेवलपमेंट, मतलब वो कई और तरह के डेवलपमेंट को साथ लेकर आती है। इस वजह से एक अलग तरह का कंस्ट्रक्टिव डेवलपमेंट जहां पे संरचना भी बन रही है, और अब जब संरचना बनेगी लोग सेटल डाउन होंगे तो मतलब एक कल्चरल डेवलपमेंट भी देखने को मिलेगा। तो एक सांस्कृतिक परिवर्तन भी सोसाइटी में देखा गया, और इस पूरी प्रक्रिया को हमने कहा नगरीकरण अर्थात अर्बनाइजेशन। अगर हम देखें तो कांस्य युग में जो अर्बनाइजेशन था उसके उद्भव के बहुत सारे कारण रहे हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण है कृषि उत्पादन। अभी हम लोगों ने लास्ट चैप्टर में नोमैड्स के बारे में पढ़ा था, और नोमैड्स में सीमित कृषि होती थी क्योंकि वो एक स्थान पे सेटल डाउन नहीं होते थे। लेकिन जब हम बात करते हैं सेटलमेंट की तो सेटलमेंट का मतलब ये है कि अब वहां पर सिंचाई प्रणाली का डेवलपमेंट होगा। अब वहां पर जितने भी एग्रीकल्चर में इक्विपमेंट होते हैं उनका डेवलपमेंट शुरू हो जाएगा, और हम धीमे धीमे अब स्थायी बस्तियां बनाकर जो हमारे कृषि के अधिशेष हैं उनको अब जमा करना शुरू कर देंगे। तो यहाँ पर क्या हुआ कि चूंकि कांसे की वजह से हमने नए हथियारों का निर्माण करना शुरू किया, नए तरह के औजारों को बनाना शुरू यहाँ पर निर्माण करना शुरू किया, तो क्या हुआ, कृषि की तकनीकों में सुधार हुआ। इसके अलावा सिंचाई प्रणाली बनाई गई, नहरों का निर्माण करना शुरू हो गया, फिर हल, बैल इनका उपयोग किया गया, और इस वजह से कृषि की उत्पादकता जो है वो बढ़ती चली गई। और जो अधिशेष हुआ वो अधिशेष जनसंख्या वृद्धि में सहयोग करने लगा। तो जनसंख्या की वृद्धि हुई और स्थायी बस्तियां शुरू हो गई क्योंकि लोग अब अपने जमीन पे खेती करना शुरू कर चुके थे। अब जो भोजन का अधिशेष है, जो अतिरिक्त उनके पास बच रहा है फसल, उसको वो रखना शुरू कर दिए। तो अन्नगार बनना शुरू हो गए, और इन अन्नगारों में क्या हुआ, बड़े बड़े वेसल्स, ऐसे बड़े बड़े वेसल्स जो है वो बनने शुरू हुए, और इन वेसल्स में अन्न जो है वो रखे जाने शुरू हो चुके थे। तो मतलब साफ है कि अब यहाँ पर कृषि जो है वो प्रमुखता रही, पर अब कृषि के साथ चूंकि अब यहाँ पर क्या हुआ कि हमने अन्न रखने शुरू कर दिए तो अन्न को हम बेचना शुरू करेंगे। अब अन्न को जब बेचना शुरू करेंगे तो फिर नए तरह के
जो है वो जॉब भी क्रिएट होंगे। अब जॉब क्रिएट हुई, उसमें क्या हुआ, जैसे कारीगर हो गए जो घर बनाएंगे या ऑफिसेस बनाएंगे, व्यापारी हो गए जो दूसरे देशों से व्यापार करेंगे, योद्धा हो गए कि अब अधिशेष होगा, अगर पैसा आएगा तो युद्ध भी होगा, एस्पिरेशंस आएंगे, नए क्षेत्रों को जीतना चाहेंगे, शासक वर्ग आएगा, पुजारी जो कि धर्म कर्म कांड वहां पे करवाएंगे, ये सब वहां पे डेवलपमेंट शुरू हुआ और एक तरीके से अर्बनाइजेशन की ओर का डेवलपमेंट ये देखा गया। अब व्यापार और वाणिज्य भी बढ़ेगा क्योंकि अब आप केवल सेटल डाउन होकर तो काम नहीं कर सकते। अब क्या करना पड़ेगा, आपको नए वस्तुओं की रिक्वायरमेंट होगी और नए वस्तु तब आएंगे जब आप व्यापार के लिए लंबी लंबी दूरियां तय करना शुरू करेंगे। तो कांसे और अन्य वस्तुओं की आवश्यकता ने लंबी दूरी के लिए व्यापार को सपोर्ट करना शुरू किया, उनको प्रोत्साहित किया, एनकरेज किया। ऐसे में नए व्यापार केंद्र बने, जैसे कि लोथल का डेवलपमेंट हमने पढ़ा इंडस वैली सिविलाइजेशन में। लोथल जो है वो गुजरात में भगवा नदी के किनारे है और वहां पर डॉकयार्ड बनाया गया और उस डॉकयार्ड से ओमान, इसके अलावा मेसोपोटामिया, इन सब जगहों पर जो व्यापारी है वो जाते थे और ट्रेडिंग किया करते थे। ऐसे में बाजार का विकास होना शुरू हुआ। तो मिस्र, मेसोपोटामिया, इंडस वैली, इस तरीके से कई सारी सभ्यताओं का डेवलपमेंट जो है यहाँ पर देखा गया। अब जब व्यापार बढ़ेगा तो शासक वर्ग आएगा और शासक वर्ग आएगा तो राजनीतिक संगठन का डेवलपमेंट होगा और केंद्रीकरण होगा। तो समाज में जटिलता बढ़ती गई, तो शासन व्यवस्था की रिक्वायरमेंट हुई कि अब समाज कैसे चलेगा। तो इस वजह से राजा, प्रशासक, नौकरशाही, इस संस्था का जो है वो डेवलपमेंट शुरू हुआ और एक संगठित शासन की शुरुआत हुई जो नगर नियोजन और निर्माण को बढ़ावा देने लगी। अब जब सोसाइटी बनेगी तो फिर रिलीजियस वर्क भी बढ़ने लगेंगे, सांस्कृतिक अवधारणा आएगी। तो अब कई सारे नगर जो हैं वो धार्मिक केंद्रों के रूप में विकसित होने शुरू हुए, मंदिरों का निर्माण हुआ, इसके अलावा पूजा स्थलों का विकास होना शुरू हुआ और सामाजिक एकता का डेवलपमेंट हुआ और कई सारी कल्चरल एक्टिविटी जो है वो यहाँ पर बढ़नी शुरू हो गई। अब एक चीज है कि भाई डेवलपमेंट के लिए मतलब जो अर्बनाइजेशन हुआ उसमें इंडस्ट्री का या टेक्नोलॉजी का क्या रोल रहा है। तो कांसे का उपयोग करने से अच्छे औजार बनने शुरू हुए, अच्छे हथियार बनने शुरू हुए। अब जब औजार और हथियार अच्छे बनेंगे तो कृषि, युद्ध, निर्माण कार्य को करना आसान हो जाएगा। और जब यह कार्य आसान होंगे तो मतलब स्पष्ट है कि क्षमता बढ़ेगी। किसकी? उत्पादन की क्षमता बढ़ेगी। और जब उत्पादन की क्षमता बढ़ेगी, अधिशेष आएगा, तो फिर समाज के अंदर संगठन या समाज और संगठित होना शुरू हो जाएगा। सिंचाई प्रणालियां, अब हम स्थायी रूप से रहने लगे तो नदियों से पानी हमको लाना पड़ेगा। तो ऐसे में नदियों के जल को खेतों तक पहुंचाने के लिए नहरों का निर्माण हुआ, जलाशय बनाए गए, बांध का निर्माण हुआ। अब कृषि की सीमाएं बढ़ने लगी और स्थायी बस्तियों का निर्माण होना शुरू हो गया और इस वजह से नए व्यापारिक केंद्र भी बनने शुरू हुए। स्थापत्य और नगर नियोजन की भी शुरुआत हुई। आप देखेंगे इंडस वैली की जो ब्रिक है वो सन ड्राइड ब्रिक नहीं थी, वो बर्न ब्रिक थी, अर्थात उसको केवल सुखाकर नहीं कठोर किया गया था, उसको जलाकर अतिरिक्त कठोर किया गया। तो ऐसे में ईंट, पत्थरों और धातुओं के प्रयोग से नए तरह के भवन बनाने शुरू हुए। सिंधु घाटी सभ्यता में देखा गया कि जल निकासी की अच्छी व्यवस्था थी, वहां पर ग्रिड प्रणाली थी, मतलब जो रोड हुआ करती थी वो समकोण पर एक दूसरे को इस तरीके से काटा करती थी ऐसे। और यहाँ पर घर हुआ करते थे, यहाँ पर घर होते थे और घर के आगे डस्टबिन रखे जाते थे, नालियां होती थी। इसके अलावा डबल स्टोरी भी घर मिले हैं, कहाँ पर? इंडस वैली सिविलाइजेशन में तो डबल स्टोरी भी मिला करते थे। मतलब साफ है कि अब वहां पर नए तरह के भवन निर्माण जो है वो शुरू हो चुके थे। यहाँ तक कि सार्वजनिक स्नानागार जहाँ पे रिचुअल्स होते थे, इनका भी निर्माण किया गया। लेखन प्रणाली का यहाँ पर विकास हुआ, क्योंकि व्यापार आपको करना है, दूसरे राज्यों से ट्रेडिंग करनी है, टैक्स को कलेक्ट करना है, उसके अलावा ब्यूरोक्रेसी को डेवलप करना है, तो फिर आप ये नहीं कर सकते कि आप सिंबलिज्म में काम करेंगे। तो मेसोपोटामिया में कई जगहों पर देखा गया कि वहां पे लिखने की प्रणाली जो है वो आ चुकी थी, इजिप्ट में आ चुकी थी। तो अब जैसे हम बात करें अगर इंडस वैली की, तो वहां पर चित्रलिपि का विकास हो चुका था। तो ऐसे में नगरों का प्रशासनिक ढांचा जो है वो डेवलप यहाँ पर होने लगा। तो निष्कर्ष क्या निकलता है कि कांसे के आने की बात से नगरीकरण की शुरुआत हुई और इस जटिल प्रक्रिया ने यह देखा कि भाई अब हमें प्रशासन की आवश्यकता होगी। तो ऐसे में राजनीतिक संगठन, सामाजिक विविधीकरण और तकनीकी प्रगति हुई। इन सब की वजह से कृषि अधिशेष बढ़ा, व्यापार बढ़ना शुरू हुआ। तो प्रौद्योगिकी ने कांसे के प्रयोग को सिखाया, इस वजह से सिंचाई प्रणाली, भवन निर्माण, लेखन शुरुआत, ये सब अच्छे से होना शुरू हो गया। इसलिए कहा जा सकता है
कि कांसे ने नगरीकरण के विकास में बहुत अच्छा योगदान दिया है और इस कांसे का डेवलपमेंट ही हमको समझा रहा है कि किस तरीके से टेक्नोलॉजी जो है वहां पर शुरू हुई थी। दोस्तों यह था पूरा डिस्क्रिप्शन इस चैप्टर का। बाकी ऐसे ही हम लोग बाकी भी अपने MHI 01 के चैप्टर्स पढ़ते रहेंगे। वीडियो समाप्त करते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।